हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है रवि चौहान और आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो इस साल बोर्ड में आने की बहुत संभावना है। क्वेश्चन है जो हमने लास्ट क्लास में एक नियम पढ़ा था, उसका हम एक्सेप्शन यहाँ डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा? क्वेश्चन है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम क्या है तथा इसके अपवाद को समझाइए, इसके एक्सेप्शन को डिस्कस करना है। तो थोड़ा सा हम रिकॉल करेंगे स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम क्या है। तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसमें हमने लिखा था जब दो या अधिक लक्षणों की वंशागति साथ होती है तो प्रत्येक लक्षण की अभिव्यक्ति, प्रत्येक लक्षण की वंशागति एक दूसरे से पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती है। अर्थात एक लक्षण दूसरे को प्रभावित नहीं करता है। जैसे हमने वहां पे एग्जाम्पल लिया था गोल के साथ पीला और गोल के साथ हरा। यहाँ पे जो डोमिनेंट कैरेक्टर था वो था गोल बीज की आकृति में, और जो बीज पत्र के रंग में डोमिनेंट कैरेक्टर था वो था पीला। प्रभाविता के नियम के अनुसार जो प्रभावी लक्षण था, हमने जो एकल संकर संकरण में पढ़ा था, उसमें गोल के आने की संभावना 3 में से 4 प्रभावी लक्षण की, और पीले की आने की संभावना 3 में से 4, क्योंकि ये दोनों जो है वो प्रभावी लक्षण है। जबकि जो हरा है वो अप्रभावी है, और अप्रभावी के आने की संभावना 4 में से 1। यहाँ 4 में से 3 गोल, 4 में से 3 पीला। तो जब ये दोनों साथ आएंगे तो दोनों लक्षणों की वंशागति एक दूसरे से पूरी तरह से स्वतंत्र होगी। यानी गोल के साथ पीला आए या गोल के साथ हरा आए, लेकिन गोल की जो प्रायिकता या संभावना है वो है 4 में से 3। इसमें गोल के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसके साथ भले ही पीला आए या हरा आए। तो गोल के साथ पीला, इसकी भी 3/4 और इसकी भी 3/4। तो यहाँ टोटल जो संभावना हुई 3 × 3 9 और 4 × 4 16, यानी 16 में से 9 संभावना है गोल पीले आने की। ठीक उसी तरह गोल के साथ हरा, यानी 3 × 1 3 और 4 × 4 16, यानी 16 में से 3 संभावना है गोल के साथ हरा आने की। भले ही गोल के साथ पीला आए या गोल के साथ हरा आए, गोल ने अपना जो आने की प्रायिकता है वो परिवर्तित नहीं हुई। यानी गोल के आने की, गोल लक्षण के प्रकट होने की जो प्रायिकता है वो दोनों में क्या है? सेम है। यानी गोल के साथ कुछ भी लक्षण आए उससे गोल के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। कहने का मतलब ये है गोल जो है वो स्वतंत्र रूप से अगली पीढ़ी में जा रहा है। उसके साथ भले पीला आए या हरा आए वो उसके ऊपर इफेक्ट नहीं डालेगा। तो हमने सीखा है जब 2 या 2 से अधिक लक्षणों की वंशागति साथ होती है तो प्रत्येक लक्षण की वंशागति एक दूसरे से पूर्णतया स्वतंत्र होती है। अर्थात एक लक्षण दूसरे को प्रभावित नहीं करता है। इसे ही क्या बोला गया है? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहा गया है। प्रश्न का जो दूसरा भाग है वो है इसका अपवाद क्या है। तो सबसे ज्यादा जो आलोचना की गई है वो इसी नियम की गई है। स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम की सर्वाधिक आलोचना की गई है, सर्वाधिक आलोचना की गई है। इस नियम की सबसे ज्यादा आलोचना की गई और इसका जो अपवाद है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम का जो अपवाद है
वो है सहलग्नता। अब सहलग्नता क्या है, इसको हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। सहलग्नता जो है उसको हम इंग्लिश में उसको कहते हैं लिंकेज। सहलग्नता क्या है उसको हम डिटेल से पढ़ते हैं। जैसे ही शब्द अपन सुनते हैं सहलग्नता, तो सहलग्नता शब्द सुनते ही अपने दिमाग में आना चाहिए लक्षणों की सम्मिलित वंशागति सहलग्नता कहलाती है। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, लक्षणों की सम्मिलित वंशागति सहलग्नता कहलाती है। सहलग्नता की खोज बैटसन व पुंडेट द्वारा, सहलग्नता की खोज बैटसन व पुंडेट द्वारा मीठी मटर लेथायरस ओडिरेटस में की गई थी। यानी सहलग्नता सर्वप्रथम बैटसन व पुंडेट द्वारा लेथायरस ओडिरेटस मीठी मटर में देखा गया। सहलग्नता क्या होती है, लक्षणों की सम्मिलित वंशागति सहलग्नता कहलाती है। अब सहलग्नता मतलब लक्षण एक पीढ़ी से अगले पीढ़ी में साथ साथ जाना। यानी सहलग्नता के कारण हमेशा कौन से संयोग बने रहेंगे, पैतृक लक्षणों की वंशागति होगी, यानी पैतृक संयोग बने रहेंगे। याद करो, हमने द्विसंकर संकरण में जो लक्षण स्वरूप प्राप्त हुआ था वो हुआ था 9:3:3:1। जो 9 था वो था गोल पीला, ये मिला गोल के साथ हरा 3, ये मिला झुर्रीदार पीला, और 1 मिला था हमें झुर्रीदार के साथ हरा। जो इनके जनक थे वो जनक हमने लिए थे गोल के साथ पीला और झुर्रीदार हरा। तो यहाँ पे जो पैतृक लक्षण प्राप्त हुए वो हमें हुए 10 आउट ऑफ 16। और जो नए संयोग मिले, जैसे इनके पेरेंट गोल के साथ हरा नहीं था, झुर्रीदार के साथ पीला नहीं था, तो टोटल हमें मिले 6 आउट ऑफ 16। तो हमें जो यहाँ रेशियो मिला है वो मिला है 5:3। ये जो 5 है ये इनके पेरेंटल कॉम्बिनेशन पैतृक संयोग है, और ये जो 3 रेशियो मिला ये न्यू कॉम्बिनेशन नए संयोग है। जो यहाँ पे पेरेंटल कॉम्बिनेशन मिले थे उसका कारण क्या है, उसका कारण है सहलग्नता लिंकेज। तो हमें जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन मिलते हैं उसका कारण है सहलग्नता लिंकेज। सहलग्नता क्या होता है, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया, लक्षणों की सम्मिलित वंशागति को सहलग्नता कहते हैं। सहलग्नता के कारण कौन से लक्षण प्रकट होते हैं, तो पैतृक लक्षणों की वंशागति सहलग्नता के कारण होती है। सहलग्नता को सर्वप्रथम किसने देखा, तो बैटसन और पुन्नेट ने लेथायरस ओडिरेटस मीठी मटर में सबसे पहले इसको देखा। सहलग्नता शब्द किसने दिया है, सहलग्नता शब्द दिया है मॉर्गन, जिनको हम फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कहते हैं। ये जो मॉर्गन है इन्होंने अपना प्रयोग किस पर किया, तो ड्रोसोफिला, जिसको हम फ्रूट फ्लाई फल मक्खी कहते हैं, उसके ऊपर किया। सहलग्नता का विस्तृत अध्ययन इन्होंने ड्रोसोफिला पर किया। कौन से वैज्ञानिक है जिन्होंने सहलग्नता टर्म दी है, मॉर्गन। सहलग्नता की खोज किसने की है, बैटसन और पुंडेट। किसमें की है, लेथायरस ओडिरेटस मीठी मटर में। और सहलग्नता शब्द आते ही अपने दिमाग में क्या आना चाहिए, लक्षणों की सम्मिलित वंशागति को हम सहलग्नता कहते हैं। आगे हम देखेंगे ये जो सहलग्नता है इसका और क्या पॉइंट रहते हैं, जो फीचर्स है उसको डिस्कस करते हैं। तो सहलग्नता दर्शाने वाली जो जीन है, जैसे ये गुणसूत्र है, ये एक जीन है मान लो ए, इसके साथ बी और ये बी, ये 4 जीन एक गुणसूत्र पर है मान लिया। तो सहलग्नता दर्शाने वाली सारी जीन एक ही गुणसूत्र पर पाई जाती है। जैसे ये गुणसूत्र है, यहाँ अलग अलग जीन हो जाएगी, ए बी ए सी, कुछ भी हो सकता है। तो जो भी सहलग्नता दर्शाएगी वो एक ही गुणसूत्र पर होगी, 2 अलग अलग गुणसूत्र पर नहीं होगी, क्योंकि वो है जैसे कि जैसे अगली पीढ़ी में जाएगी तो उससे पैतृक संयोग बने रहेंगे। तो सहलग्नता दर्शाने वाली लक्षणों की जीन एक ही गुणसूत्र पर होती है और एक ही गुणसूत्र पर एक ग्रुप बनाती है, सहलग्न समूह का निर्माण करती है। जबकि स्वतंत्र अभिव्यंजन दर्शाने वाली जीन
अलग अलग गुणसूत्रों पर होती है। कैसे होता है तो हम देखते हैं यहाँ पे। जैसे ये मेरे पास दो गुणसूत्र है, तो ये इसके ऊपर जीन है कैपिटल ए कैपिटल बी, और इस पर है स्मॉल ए स्मॉल बी। तो ये एक संलग्न जीन है, तो एक ही गुणसूत्र पर है, तो इससे कितने गैमीट बनेंगे? ये दोनों अलग होने वाले नहीं है, ये दोनों साथ साथ वंशागत होंगे और ये दोनों साथ साथ होंगे। इसका मतलब इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ नहीं जाएगा जब ये संलग्न समूह बनाएगी, तो इससे हमें केवल दो ही गैमीट मिलेंगे। तो इसका एक गैमीट बन जाएगा कैपिटल ए कैपिटल बी और दूसरा बनेगा स्मॉल ए स्मॉल बी। लेकिन हमें द्विसंकर संकरण में 4 गैमीट मिले थे, जो कि किसके कारण है? स्वतंत्र अपयूहन के नियम के कारण है। स्वतंत्र अपयूहन के नियम के अनुसार प्रत्येक लक्षण को दर्शाने वाली जीन अलग अलग गुणसूत्र पर होती है तथा एक दूसरे से प्रभावित नहीं होती है, अर्थात उनकी वंशागति एक दूसरे से पूरी तरह से स्वतंत्र होती है। जैसे यहाँ पे 4 गुणसूत्र पर 4 जीन दे रखी है, अब इनका जो गैमीट बनाएंगे तो ये किसी के साथ भी जाके ये गैमीट फॉर्मेशन कर लेगी। जैसे यहाँ पे कैपिटल ए के साथ कैपिटल बी पहला गैमीट, कैपिटल ए के साथ स्मॉल बी दूसरा गैमीट, स्मॉल ए के साथ कैपिटल बी तीसरा गैमीट और स्मॉल ए के साथ स्मॉल बी चौथा गैमीट। यहाँ पे 4 गैमीट बनते हैं स्वतंत्र अपयूहन में, जबकि स्वतंत्र अपयूहन नहीं दर्शा के संलग्नता होती तो वहाँ पे केवल 2 गैमीट फॉर्मेशन होते। इसका मतलब हमने क्या सीखा है? इसका मतलब हमने सीखा है स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम का अपवाद है संलग्नता, यानी कि संलग्नता के कारण कौन से लक्षण रहेंगे? पैतृक लक्षण रहेंगे। संलग्नता का उल्टा एक होता है जीन विनिमय। जीन विनिमय क्या होता है? तो जीन विनिमय हम डिस्कस करेंगे क्या है। और संलग्नता और किस पर डिपेंड करती है? जैसे संलग्नता किसी गुणसूत्र पर जीनों के मध्य की दूरी पर निर्भर करती है। अगर जीन दूर दूर है तो वहाँ पे संलग्नता हमेशा कम होती है, यानी संलग्नता और जीनों के बीच की दूरी दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। इसको हम समझते हैं, देखो इस तरह से। तो यहाँ जो संलग्नता है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जीनों के मध्य की दूरी। एक वैज्ञानिक हुए थे मॉर्गन, उन्होंने उनके सम्मान में जीनों के मध्य की दूरी का मापन करने की जो इकाई है वो सेंटीमॉर्गन दी गई है। यानी जैसे एक गुणसूत्र है, यहाँ पे ले लेते हैं क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम, इस पर 2 जीन है ए और बी। अब इनके बीच जो दूरी है उस दूरी का मापन करने के लिए जो इकाई है उसको हम कहते हैं सेंटीमॉर्गन। ठीक है, इस तरीके से जैसे यहां ले लेते हैं कैपिटल ए कैपिटल बी। तो जो जीन कैपिटल ए और स्मॉल बी है ये ज़्यादा दूर है, इनके बीच जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा है, जबकि जीन स्मॉल ए और स्मॉल बी के बीच जो डिस्टेंस है वो कम है। इसके बीच जो सेंटीमॉर्गन में डिस्टेंस है वो ज़्यादा है। सेंटीमॉर्गन के बीच डिस्टेंस ज़्यादा है, जबकि अगर इनके बीच बात करें अपन स्मॉल ए और स्मॉल बी के बीच, तो इनके बीच जो सेंटीमॉर्गन में डिस्टेंस है वो कम है। अगर जीनों के मध्य की दूरी बढ़ेगी, जीनों के मध्य की दूरी बढ़ने से संलग्नता कम हो जाएगी। कहने का मतलब कैपिटल स्मॉल ए और स्मॉल बी साथ साथ रहना चाहती है क्योंकि इनके बीच डिस्टेंस कम है, लेकिन स्मॉल ए और स्मॉल बी ज़्यादा दूर है, तो जितनी ज़्यादा दूर होगी वहाँ संलग्नता बहुत कम होगी। तो संलग्नता का उल्टा होता है जीन विनिमय। अगर जीनों के बीच दूरी ज़्यादा है तो वहाँ पे जीन विनिमय अच्छा होगा। इसको हम समझते हैं, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए संलग्नता इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जीनों के मध्य की दूरी, यानी जीनों के मध्य की दूरी ज़्यादा है तो संलग्नता कम होगी। लेकिन अगर जीनों के मध्य की दूरी ज़्यादा है तो वहाँ पे संलग्नता की जगह ज़्यादा क्या हो जाएगा? जीन विनिमय, यानी जीनों के मध्य की दूरी ज़्यादा है तो जीन विनिमय ज़्यादा होगा, और जीनों के मध्य की दूरी ज़्यादा है तो क्या कम हो जाएगा? संलग्नता कम हो जाएगी, लक्षणों की सम्मिलित वंशागति कम हो जाएगी।
अब जीन विनिमय क्या है, तो हम इसको डिस्कस करेंगे। जीन विनिमय होता है समजात गुणसूत्रों के भागों का आदान प्रदान, एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोमल पार्ट ऑफ नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। यानी ये जो क्रोमेटिड है वो कैसी है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। हमें पता है जो क्रोमोसोम होता है उसके अंदर क्रोमेटिड्स होती है, ये 4 क्रोमेटिड्स, इसमें 2 क्रोमेटिड्स है, एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड्स, 1 और 2। यहाँ पे 4 क्रोमेटिड्स दिखाई गई है जो अलग अलग गुणसूत्रों पर है, लेकिन ये दोनों समजात है। तो समजात गुणसूत्रों की ये दोनों कैसी है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है, लेकिन ये ग्रीन कैसी है, सिस्टर क्रोमेटिड। अगर हम इनकी बात करें तो ये है सिस्टर क्रोमेटिड्स, लेकिन हम इन दो की बात करें ग्रीन और येलो की तो ये है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के जो पार्ट है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के जो पार्ट है उनके भागों का क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के पार्ट का क्या हो रहा है, एक्सचेंज। तो यहाँ देखिए ये ग्रीन रिप्लेस हो जाएगा येलो से, तो देखो यहाँ पे जो पार्ट है ये वाला, ये आ गया है इससे और ये हो गया एक्सचेंज। तो एक्सचेंज ऑफ पीस ऑफ क्रोमोसोम बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, यानी समजात गुणसूत्रों के भागों का आदान प्रदान क्या कहलाता है, जीन विनिमय। जब जीन विनिमय ज़्यादा होता है तो वहाँ संलग्नता क्या हो जाएगी, कम। और जीन विनिमय के कारण क्या होगा, तो जीन विनिमय के कारण न्यू कॉम्बिनेशन बनेंगे, न्यू कॉम्बिनेशन बनेंगे, यानी नए संयोग की उत्पत्ति, नए संयोग की उत्पत्ति जीन विनिमय के कारण होती है। तो हमने क्या सीखा, हमने सीखा स्वतंत्र अपव्ययन का नियम क्या है। तो हमने बात की कि भाई जब 2 या 2 से अधिक लक्षणों की वंशागति एक साथ होती है तो प्रत्येक लक्षण दूसरे से प्रभावित हुए बिना वंशागत होता है। इसकी सर्वाधिक आलोचना की गई है और इसका अपवाद है संलग्नता। संलग्नता होता है लक्षणों की सम्मिलित वंशागति, संलग्नता का उल्टा होता है जीन विनिमय। संलग्नता जो है उसके कारण कौन से संयोग बनते हैं, तो पैतृक संयोग बनते हैं। और जीन विनिमय के कारण कौन से संयोग बनते हैं, जीन विनिमय के कारण नए संयोग बनते हैं। जो हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया था कि जो 5:3 मिला था, ये 5 किसका है, ये हमें मिला था पैतृक संयोग। और जो ये 3 है वो है न्यू कॉम्बिनेशन, नए संयोग। तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन और नए न्यू कॉम्बिनेशन का रेशियो 5:3 आया था। पैतृक संयोग का कारण क्या था, सहलग्नता, और नए संयोग का कारण क्या था, जीन विनिमय। जीन विनिमय कभी भी 50% से ज़्यादा नहीं होता है, यह हमेशा होगा जीन विनिमय लेस देन 50%। यानी कि आपको दिख भी रहा है जैसे 8 में से 5 पेरेंटल कॉम्बिनेशन है और 3 कैसे न्यू कॉम्बिनेशन, तो ये 50% से कभी भी ज़्यादा नहीं होता है। आई होप आप ये जो क्वेश्चन है उसको भली प्रकार से समझ पाए हैं। क्वेश्चन क्या बनेगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वतंत्र अपव्ययन का नियम क्या है और इसका अपवाद क्या है। तो हमने स्वतंत्र अपव्ययन नियम वापस रिवीजन में लिया है और इसका अपवाद संलग्नता को डिटेल से डिस्कस किया है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को और इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।